नमस्कार, दूरदर्शन परिवार की ओर से मैं अपलव सक्सेना आप सभी का आज के हमारे कार्यक्रम चलती रहे जिंदगी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि एक कार्यक्रम का नाम है चलती रहे जिंदगी, इसी तरह से ज़िंदगी चलती रहे, हम नए नए मुकाम हासिल करते रहें। और इस कार्यक्रम में इसीलिए हम ऐसे लोगों को आपके सामने लेकर के आते हैं जिनसे आप सिर्फ मोटिवेट ही ना हो बल्कि इंस्पायर भी हों। जी हाँ, आज के कार्यक्रम में मैं आप सभी के बीच में जिनसे मिलाने वाला हूँ वो अपने आप में एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी है। शिक्षा जगत में आपने बहुत बहुत बड़े मुकाम और आयाम हासिल किए हैं, और यही नहीं, अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें तो भी बहुत कुछ आपको इनसे सीखने को मिलेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर ममता भाटिया जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सीनियर रीजनल डायरेक्टर हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। एक बार मैम के लिए तालियां जोरदार होनी चाहिए। थैंक यू। और साथ ही साथ में जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, जी हाँ, हमारा यूथ पावर अप्रोक्सीमेटली 70% जो इंडिया का रिप्रेजेंट करता है ग्लोबली, उनका भी तालियों से स्वागत किया जाए। एक बार जोरदार तालियां हमारी युवा शक्ति के लिए। डॉक्टर ममता, वापस से बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे कार्यक्रम में। आप देख सकते हैं कितने सारे लोग आपसे इंस्पायर होने के लिए, मोटिवेट होने के लिए, आपसे पर्सनली एंड प्रोफेशनली बहुत कुछ सीखने के यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैम, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ, आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं प्लीज़। धन्यवाद। मैं ममता भाटिया वर्तमान में कार्यरत हूँ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र जयपुर में एज सीनियर रीजनल डायरेक्टर। जहाँ तक लाइफ जर्नी की बात है तो जयपुर से ही बिलोंग करती हूँ और यहीं बॉर्न एंड ब्रॉट अप रहे। सारी एजुकेशन भी मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से ही हुई है और अच्छा सफ़र रहा ज़िंदगी का, अगर पर्सनल लेवल पे देखूं और प्रोफेशनल लेवल पे भी देखें। ऐसा होता है कि हम लोग जब अपनी जर्नी शुरू करते हैं तो बहुत सारे एवेन्यूज़ होते हैं हमारे सामने, लेकिन कभी कभी लगता है कि डेस्टिनी भी आपको किसी और तरफ अट्रैक्ट करके ले जा रही होती है। शुरू से ही टीचिंग एक पैशन था और कब कैसे इस शिक्षा के साथ जुड़ते चले गए, अपने आप रास्ते खुलते चले गए। पढ़ने में बचपन से ही अच्छे थे तो टीचर्स का हमें बहुत सहयोग मिला। जितने भी हमारे शिक्षक रहे, चाहे वो स्कूल लेवल पे रहे, चाहे कॉलेज लेवल पे रहे, चाहे यूनिवर्सिटी में जो हमारे पीएचडी के गाइड रहे, मेंटोर रहे, उन सबका हमें इतना ज़्यादा सहयोग मिला कि लाइफ बहुत स्मूथ होती चली गई। और जहाँ पर भी आज हम हैं तो उसका पूरा पूरा श्रेय हम अपने टीचर्स को ही देंगे। गुरुओं को तो वैसे भी हमारे देश में जो स्थान दिया गया है, एक बार आप सभी से गुजारिश करूंगा, सभी गुरुओं के लिए तालियां जोरदार होनी चाहिए। डॉक्टर ममता, जैसे आपने बताया चलती रहे जिंदगी, जिंदगी चलती रही, नए नए आयाम होते रहे और आप इस तरह से आगे बढ़ते रहे। आपका प्रोफेशनल करियर अगर हम बात करें, आप इस फील्ड में आए, उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। कैसे आपका क्योंकि आपने बताया आपने अपने प्रोफेशन को पैशन से चुना, तो पहले आपका पैशन था, फिर वो प्रोफेशन बना, लेकिन इस फील्ड में आप कैसे आए, कैसे आप इस मुकाम तक पहुंचे कि आज आप सीनियर रीजनल डायरेक्टर हैं और जयपुर रिप्रेजेंट करते हैं आप? जब एजुकेशन मैंने आर्ट्स चुना अपने लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उस वक्त 11th के बाद ये था कि सिविल सर्विसेज के लिए एस्पायर करेंगे, तो हमारे पास जो सब्जेक्ट्स थे वो पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक्स से हमने अपना ग्रेजुएशन किया। उसके बाद जैसा कि उस वक्त दौर था तो गॉट मैरिड एट अ अर्लियर स्टेज और शादी करके हम दिल्ली चले गए, तो वो सिविल सर्विसेज का जो बात था वो कहीं ना कहीं छूट गया। पर उसके बाद भी जो हमारे मेंटोर थे प्रोफेसर रमेश अरोड़ा, जिनके अंडर में मैंने पीएचडी भी की है, उनका बहुत कॉपरेशन रहा और उन्होंने हमें रुकने नहीं दिया। उनका यहाँ से भी रेगुलर टच में रहते थे कि पीएचडी कब पूरी करनी है हमें, आप कब आओगे, कब अपना आगे का काम शुरू करेंगे। तो एमए के बाद डायरेक्ट पीएचडी में रजिस्ट्रेशन हो गया उनके अंडर में। और टीचिंग तो मुझे बच्चों से शुरू से प्यार था और स्कूल टाइम पे भी जैसे ही मैंने 11th पास किया तो मेरे पास बहुत सारे आसपास के बच्चे जो हैं वो एजुकेशन में हेल्प लेने के लिए आ जाते थे। परिवार के जो बच्चे हैं, क्योंकि हमेशा 11th में भी स्टेट मेरिट लिस्ट में नाम रहा, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी गोल्ड मेडल मिला। तालियां बनती हैं भाई, स्टेट मेरिट, यूनिवर्सिटी लेवल पे गोल्ड मेडल। जी, तो एजुकेशनली क्योंकि ब्राइट थे स्कूल टाइम से ही, तो कहीं ना कहीं आप जो भी बच्चे थे दे यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड कि इनसे पूछ लेते हैं या इनसे पढ़ लेते हैं या कोई डिफ़िकल्टी है, और मुझे अच्छा लगता था उन सबके साथ रहना, बताना। तो बच्चों का जमघट हमारे पास लगा ही रहता था, तो कहीं ना कहीं वो टीचिंग से फिर जुड़ते चले गए। पहले प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाया,
फिर ये इग्नू में अपॉर्चुनिटी मिली, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में भी अपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन वो एक रूरल वो था तो नहीं जा पाए फैमिली परिस्थितियों की वजह से। और फिर कैसे इग्नू सामने आ गया और सिलेक्शन भी इजीली हो गया, तो इसमें जुड़ गए। और ये एक हमें लगता है कि इसने हमें एक और बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर हम और ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ जुड़ सके, और जो रियल वैल्यू है एजुकेशन की वो कहीं ना कहीं मुझे इग्नू में आने के बाद ही पता चली। क्योंकि जब तक हम खुद ग्रेजुएशन कर रहे थे या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे या पीएचडी भी कर रहे थे, तो हमें सर ने आगे से आके पूछा कि आप मेरे साथ पीएचडी करोगे, तो इट वाज वेरी स्मूथ, कहीं पे भी हमें एडमिशन के लिए कतार में नहीं लगना पड़ा, टॉपर थे अपने आप एडमिशन मिलते चले गए। लेकिन जब यहाँ आए तो, और रूरल एरियाज में स्पेसिफिकली जब अपने अध्ययन केंद्रों पर जाकर स्टूडेंट्स को देखा, तब समझ में आया, हमें लगता था कि ग्रेजुएशन तो कोई भी कर सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन वहां जाकर पता चला कि ग्रेजुएशन तो छोड़िए, 11th 12th स्कूल एजुकेशन भी कंप्लीट करना कितने लोगों का सपना है, और वो उसको कंप्लीट करने के लिए उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। खास करके जो हमारे फीमेल स्टूडेंट्स होते थे, तो जब वो आकर, क्योंकि इट इज़ एन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम, तो स्टूडेंट कई बार आकर पढ़ाई से ज़्यादा उनको लगता है कि मेरी पर्सनल प्रॉब्लम सुन लो और मुझे इसके बारे में गाइड कर दो, या नहीं भी कर सको आप सॉल्यूशन, एटलीस्ट कोई सुन तो ले मेरी बात। लोगों के पास कोई सुनने वाला भी नहीं होता है। तो वहां जाकर पता चला कि एजुकेशन इतना आसान नहीं है। आज भी लोगों को अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, जो हम देखते हैं कि पैदल चलकर भी जाना पड़ता है दूर दूर, और कभी कभी फैमिली सर्कमस्टांसेस आज भी अलाउ नहीं करते हैं कि गर्ल्स को ग्रेजुएशन के बाद अपने चॉइस का करियर चुन लें, अपने चॉइस की आगे एजुकेशन कर लें। तो वो सब देखकर हमें मालूम चला कि एजुकेशन लाइफ में कितनी इम्पॉर्टेंट है, और ये जो शिक्षा का जो ज्ञान का जो प्रकाश है वो हमें कहाँ से कहाँ तक ले जा सकता है। तो ये तो हम हर बच्चे से यही कहते हैं कि अपने एजुकेशन बस को कभी मिस नहीं करो, उसको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखो। अच्छा, मैंने एक बात सीखी, मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ, और आप लोगों ने एक बात नोटिस करी होगी, जितनी बड़ी पर्सनैलिटीज़ होती हैं, जैसे मैम ने भी एक लाइन बोली, कितनी सरलता से लाइन बोली कि इग्नू में अपॉर्चुनिटी मिली और आसानी से हो गया। कोई भी मुकाम अपनी आसानी से नहीं करता है, वो उनकी मेहनत उसके पीछे होती है, लगन होती है, और एक कहीं ना कहीं एक रास्ता कि हाँ मुझे ये फील्ड चुननी है। जैसे मैम ने बताया कि 11 से, और आपकी स्माइल मैम है ऐसी, मैं कनेक्ट कर पा रहा था जब आप कह रहे थे 11 से मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो वो आपकी स्माइल से कनेक्ट कर रहा था। आपका जो ये सरल स्वभाव है कि बच्चों को आप अट्रैक्ट पहले से करते होंगे। तालियां एक बार मैम के लिए जोरदार होनी चाहिए। मैं मैम दूसरा सवाल लूँ उससे पहले, क्योंकि बहुत सारे युवा साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज़रूर जानना चाहेंगे आपसे जुड़ी हुई बातें। तो कोई अगर युवा साथी सवाल लेना चाहे, मैम से कुछ पूछना चाहे। जी। हेलो मैम, माय नेम इज़ खुशबू शर्मा। मैम मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हम लोग बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हम लोगों को फेस करनी पड़ती है, मोस्टली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी करती है, तो हाउ कैन वी मेंटेन कंसिस्टेंसी इन आवर लाइफ? वाओ, दैट्स ग्रेट। खुशबू ने बहुत अच्छी बात पूछी है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। अगर हमें किसी भी फील्ड में सक्सेस चाहिए तो उसके लिए कंसिस्टेंट तो हमको रहना ही पड़ेगा। और आजकल के बच्चों के पास डाइवर्शन बहुत ज़्यादा है ना, तो सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य से भटका देती हैं। तो उस कंसिस्टेंट रहने के लिए सबसे पहले हमें अपने गोल को सामने रखना होगा। उठते बैठते सोते जागते मेरे सामने मेरा गोल हो। अगर मेरे पास मेरा गोल सामने होगा तो कंसिस्टेंट तो मुझे होना ही पड़ेगा, है ना। अपने मोटिवेशन को हाई रखना है, और जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं एनालाइज करना है कि मेरे टाइम वेस्टर्स क्या हैं, उनको एनालाइज करके उनको अपनी लाइफ से एलिमिनेट करना है। फ़ोन हाथ में लेते हैं, एक स्क्रॉल दूसरा स्क्रॉल, कब 10 मिनट से 15 मिनट, 15 मिनट से 1 घंटा हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। लेकिन जब हम गोल आगे रखते हैं और हमारी नज़र हमारे गोल पर होती है, जब अर्जुन और सारे पांडव जो हैं वो सीख रहे थे धनुर्विद्या, तो जब उनको सिखा रहे थे तो द्रोणाचार्य जी, तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो किसी ने बोला मुझे पेड़ दिख रहा है, किसी ने बोला पेड़ आसमान दिख रहा है, फिर पेड़ दिख रहा है, फिर पक्षी दिख रहा है। लेकिन जब अर्जुन से पूछा गया तो उसने कहा मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है ना, और उसका निशाना जाकर आंख पर लगा। इसी तरह से जब वो स्वयंवर में गया तो उसको सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी और उसका निशाना जो है बिल्कुल वहीं जाकर लगा। इसलिए हमें अपने गोल पे अपनी नज़र हर वक्त रखनी है और पूरी रखनी है, इधर उधर भटकना नहीं है। और हमें पता है कि जैसे ही हम कहीं भटकने लगते हैं तो कोई बाहर से बोले ना बोले, बाहर वाले का बोलना हमें अच्छा भी नहीं लगता है,
लेकिन हमारा अंदर वाली आवाज़ ज़रूर कहती है कि स्टॉप, है ना। तो देन स्टॉप नॉट, विवेकानंद ने भी कहा है ना कि स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। तो कंसिस्टेंट होने के लिए अपने गोल को हमेशा सामने रखो, है ना। जितना अच्छा ये सवाल था उतना ही अच्छा जवाब। और एक बात की मैं ज़रूर तारीफ़ करना चाहूँगा मैम, और इस बात में मैं दूरदर्शन को बहुत क्रेडिट देना चाहूँगा। जैसे आपने जो एग्जाम्पल दिया, महाभारत, रामायण, इतने बेहतरीन प्रोग्राम्स को लेकर के आया है कि आज बच्चा बच्चा इस सीख को जानता है, और ये आज की नहीं बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों तक ये सीख जाएगी। एक बार दूरदर्शन परिवार के लिए तालियां जोरदार होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम अर्जुन की बात करते हैं या महाभारत की बात करते हैं, रामायण की बात करते हैं, तो दूरदर्शन कहीं ना कहीं हम कनेक्ट करते हैं। बट बहुत ही अच्छी मैम आपने ये बात कही। कोई और साथी सवाल लेना चाहता है? मैम, माई सेल्फ प्रियंका सैनी एंड आई वॉन्ट टू आस्क यू अबाउट रेगुलर एंड नॉन रेगुलर स्टडीज, विच वन इज मोर बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट, करियर ओरिएंटेड, एंड व्हाट वाज द एडवांटेज? प्लीज टेल। गुड क्वेश्चन। पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, रेगुलर और नॉन रेगुलर। नॉन रेगुलर, रेगुलर एंड हम प्राइवेट कह सकते हैं या ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग बोर्ड कह सकते हैं। रेगुलरिटी तो सब में ज़रूरी है, जैसे कंसिस्टेंसी की बात की उसी तरह से रेगुलर तो हमें रहना ही है। लेकिन जो आप कहना चाह रहे हैं कि डिस्टेंस मोड से करना चाहिए या हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रेगुलर रहकर करना चाहिए, ऑन रोल रहकर करना चाहिए, ये डिपेंड करता है आपके अपने सर्कमस्टांसेस पर, है ना। दोनों में ही कोई कमी नहीं है। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में भी हम जाते हैं तो जितने भी डिग्री डिप्लोमास हैं सब रिकॉग्नाइज्ड है, नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे। और इसी तरह से जो हम स्कूल कॉलेज में रेगुलर रहकर पढ़ाई करते हैं वो भी रेगुलर मतलब रिकॉग्नाइज्ड होती है। लेकिन दोनों में ही फॉल्स इंस्टीट्यूशंस हमको मिल सकते हैं, ओपन एंड डिस्टेंस मोड में भी मिल सकते हैं, प्राइवेट भी मिल सकते हैं, और रेगुलर भी जो सो कॉल्ड इंस्टीट्यूशंस कोर्सेज देने की बात करते हैं। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि वो कोर्स संबंधित बोर्ड से रिकॉग्नाइज ना हो। तो सबसे पहले हमको किसी भी कोर्स को करने से पहले उसका रिकॉग्निशन चेक करना है। अगर हम जैसे एजुकेशन का कोई कोर्स कर रहे हैं तो हमें एनसीटी से अप्रूव्ड है या नहीं है। अगर हम हेल्थ साइंसेज से कोई कोर्स कर रहे हैं तो क्या वो मेडिकल बोर्ड जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है या जो नर्सिंग से रिलेटेड है, जो भी उसकी हर फील्ड के लिए एक प्रोफेशनल बॉडी होती है जो कोर्सेज को रिकॉग्नाइज करती है। और सबसे हायर एजुकेशन के लिए यूजीसी तो है। यूजीसी की वेबसाइट पे ये लिस्ट होती है कि कौन से इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड हैं, कौन से इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड नहीं हैं, और वो क्लेम करते हैं रिकॉग्निशन का। लेकिन आपने अगर उनके थ्रू अपना कोई भी कोर्स कर लिया, ग्रेजुएशन भी कर लिया, तो आपका टाइम और मनी दोनों वेस्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम जो भी कोर्स कर रहे हैं, जिस भी मोड से कर रहे हैं, क्या वो रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। और उसके बाद सेकेंड स्टेप ये है कि अगर आपके पास टाइम है और अगर आप एक्सक्लूसिवली अपना सब कुछ एजुकेशन को दे सकते हो तो आप रेगुलर मोड से करिए, ताकि आपका जो एजुकेशन है वो अच्छे से हो सके। लेकिन कभी कभी जैसा मैंने अभी कहा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपना फुल टाइम एजुकेशन को डिवोट नहीं कर सकते। उनके पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, अपना कोई प्रोफेशन हो सकता है। बहुत जल्दी जॉब में हम आ गए, लेकिन अब मुझे हायर स्टडीज़ करनी है, अब मुझे MBA करना है, अब मुझे मास्टर्स करना है, कंप्यूटर्स में करना है, किसी और फील्ड में करना है जो मेरे प्रोफेशन के आगे प्रमोशंस के लिए ज़रूरी है। तो उसमें हमारे लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हमारे पास बहुत सारे वर्किंग टीचर्स हैं जो BEd करते हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, IAS हैं, IPS हैं जो MBA करते हैं, MCA करते हैं, MA इकोनॉमिक्स में करते हैं, MA डेवलपमेंट स्टडीज़ में करते हैं। आजकल तो बहुत सारे फील्ड हैं, यू नेम एनी फील्ड और वी हैव अ डिग्री फॉर दैट। स्पेसिफिकली अगर हम IGNOU की बात करें तो अगर हमें बहुत सारी चीज़ों को साथ लेकर चलना है तो हम ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड को चुनें, क्योंकि उसमें हम अपने प्रोफेशन के साथ भी जस्टिस कर सकते हैं, अपने फैमिली के साथ भी जस्टिस कर सकते हैं। अगर मेरे पास कुछ इस तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि फैमिली नीड्स मी, तो और मैं रेगुलर रोज़ कॉलेज में जाके 5 घंटा 6 घंटा नहीं दे सकता हूँ, तो मुझे ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड बहुत बेस्ट है, क्योंकि ये एक फ्लेक्सिबल मोड है। इसमें आप अपनी पेस के अनुसार, अपने टाइम के अनुसार, अपने स्थान के अनुसार अपनी एजुकेशन को जारी रख सकते हो और कंप्लीट कर सकते हो। तो एक अच्छा सवाल जो हमारे सामने आया उसका आपने जैसे जवाब दिया, और मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूं कि सबसे ज़रूरी क्या है। डिस्टेंस एजुकेशन का आपको ब्रीफिंग मिल गया, रेगुलर एजुकेशन की भी ब्रीफिंग मिल गई, तो चॉइस आपके पास में। लेकिन इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है कि आपको ये देखना है कि वो रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन
ओवरऑल रिकग्नाइज्ड बॉडी से हो, ऐसा ना हो कि आप एक फेक का शिकार हो जाए और वो डिग्री आपके किसी काम ना आए। अच्छा ममता मैम, इग्नू की क्योंकि आपने बात करी, आपने डाइवर्सिफाइड कोर्सेज की बात करी, तो हमारे लिए हम कैसे जानें इग्नू के पास किस किस तरह के कोर्सेज हैं, किस तरह से हम इग्नू को समझें, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं हमें प्लीज़। इग्नू इज, जैसा कि नाम से ही है कि इट्स अ नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी बट द कैरेक्टर इज इंटरनेशनल। ओके, तो इग्नू के जो ज्यूरिसडिक्शन है वो पूरे भारत में फैला हुआ है और इसके स्टडी सेंटर्स पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं और इसके साथ साथ कुछ इंटरनेशनल सेंटर्स भी हैं। ठीक है। तो देश और विदेश दोनों में ज्ञान का अलग जगाने वाली ये एक इंस्टीट्यूशन है। और कोर्सेज तो आप कोई भी फील्ड ले लीजिए, जैसा मैंने कहा, वी हैव अराउंड 350 प्रोग्राम्स इन एवरी फील्ड। आप ह्यूमैनिटीज़ की बात करें, आप लैंग्वेजेस की बात करें, आप फॉरेन लैंग्वेजेस की बात करें, आप हेल्थ साइंसेस की बात करें, आप एजुकेशन की बात करें, आप मैनेजमेंट की बात करें, कंप्यूटर साइंसेस की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, इग्नू के पास हर एरिया में कोर्सेज हैं। मास्टर्स डिग्री भी हैं, बैचलर्स भी हैं। और अब जैसे ही नई एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है, नई शिक्षा नीति, उसके तहत जो इंडियन नॉलेज सिस्टम पर हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो इग्नू ने रिसेंटली MA इन भागवत गीता लॉन्च किया है। क्या बात है, तालियां जोरदार होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। मतलब संस्कृति को भी आप साथ में लेके चल रहे हैं, हमारे रिचुअल्स ट्रेडिशन को भी साथ में लेके चल रहे हैं, और फर्दर एजुकेशन के लिए तो फिर इग्नू जैसे आपने बताया 350 प्लस कोर्सेज कर रहे हैं। और आई थिंक शायद ही कोई ऐसी फील्ड हो जिसका आपने अभी नाम ना लिया हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हुआ, एग्रीकल्चर हुआ या इकोनॉमिक्स हुआ, आपने ऑलमोस्ट सारी फील्ड का नाम ले लिया है। बल्कि आई थिंक जैसे आपने बताया शायद फील्ड्स एडवांसमेंट्स भी हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे, क्योंकि आजकल सिर्फ ना स्पेशलाइजेशन का बल्कि हम सुपर स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं लाइफ के अंदर, है ना। तो बहुत सारे ऐसे नए एरियाज भी हैं, विमेन एंड जेंडर स्टडीज़, गांधी एंड पीस स्टडीज़, ये डेवलपमेंट स्टडीज़, अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ये इस तरह के कोर्सेज हैं जो आपको नॉर्मल रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिलेंगे, बट इग्नू हैज़ देम। तो स्पेसिफिक निश कोर्सेज भी आपके पास में हैं, आप कहना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई युवा साथी कोई सवाल लेके जी। हेलो मैम, मेरा नाम तनीषा सैनी है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं? तनीषा, हॉबीज़, जैसा कि मैंने शुरू से ही कहा कि पहली हॉबी तो मेरी रीडिंग ही रही। बुक्स से मुझे हमेशा प्यार था, और जैसा कहते हैं कि बुक्स जो हैं वो हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, है ना। तो बुक्स में भी हमें ये देखना है कि कौन से बुक्स हम रीड कर रहे हैं, क्वालिटी, रीड बायोग्राफीज़, है ना, रीड सम गुड बुक्स, रीड सम मोटिवेशनल बुक्स, ये हमें कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत आगे ले जाते हैं। तो बुक्स जो हमारे पहले फ्रेंड होते हैं, रीडिंग का मुझे शुरू से शौक़ रहा, और उसके बाद जब MA लेवल पे आए तो काफ़ी सारी प्रूफ रीडिंग भी की। तो जो हमारे प्रोफेसर है वो कहते थे कि आंख ऐसी हो कि जाके गलती पर रुके, तो कहीं ना कहीं वो भी काम आया कि आपका अलर्टनेस लाइफ में शार्प रहना चाहिए, ऑब्जर्वेशन शार्प रहना चाहिए। तो रीडिंग इज़ अ गुड हॉबी। और उसके साथ अब तो बहुत कुछ है जो गर्ल्स भी कर रही हैं और कर सकती हैं। यू कैन ट्रैवल, यू कैन रीड, यू कैन, आकाश भी लिमिट नहीं है अब तो लड़कियों के लिए, बॉयज के लिए भी। क्या बात है, तालियां जोरदार होनी चाहिए। सो बहुत ही अच्छा सवाल था कि हॉबीज़ क्या हैं आपकी, और आपने बताया स्काई इज़ ऑल्सो नॉट द लिमिट। ये बहुत ही अच्छी आपने बात कही, और ये बात सच है कि आज के टाइम पे आप अपनी हॉबी को भी, अपने पैशन को भी, जैसे आपने बनाया, प्रोफेशन भी बना सकते हैं। आपसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगा बिफोर आई विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपने अभी बात करी ट्रैवल को लेकर के, आपने कहा कि अपनी ज़िंदगी जियो, तो इसलिए मेरा एक सवाल आ रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस ये आप कैसे करते हैं? आपके हिसाब से क्या है ये वर्क लाइफ बैलेंस? थोड़ा सा उसके बारे में बताएं हमें। वर्क लाइफ बैलेंस की बात हम तब करते हैं कि हम दोनों के साथ जस्टिस कर सकें, है ना। हम अपने फैमिली, अपने सोशल लाइफ, अपने आप के साथ सबसे पहले तो, जब तक हम अपने को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो हम ना वर्क को दे पाएंगे ना अपनी लाइफ को दे पाएंगे। तो ये जो वर्क लाइफ बैलेंस है, सबसे पहले तो लव योरसेल्फ, उसके बाद लव योरसेल्फ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम अपने को इम्पोर्टेंस दे पाएंगे तभी सामने वाले को भी समझ पाएंगे, चाहे वो आपके स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो आपके कलीग्स हैं या आपके फैमिली मेम्बर्स हैं। तो अपने आप को पहले इम्पोर्टेंस देने के साथ साथ अपने को फिट रखना है, अपने हेल्थ पर, अपनी मेंटल हेल्थ पर और अपने मेंटल बैलेंस पर ध्यान रखना है।
तो उसके बाद अगर आप बैलेंस में खुद बैलेंस में हैं तो फिर वर्क लाइफ बैलेंस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको मालूम है कि आपके प्रोफेशन को आपको कितने आज देने, जो भी करिए और जहाँ भी करिए वो कमिटमेंट के साथ करिए। व्हेन आई लीव माय ऑफिस आई शुड हैव दिस सेटिस्फेक्शन कि मैंने अपना आज का जॉब पूरी तरह से पूरा किया, आई हैव अर्नड माय सैलरी फॉर टुडे। ओके, अपने उसको इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, नहीं कि काम पाइल अप हो रहा है और आप निकल रहे हैं, तो उसमें क्या है कि स्ट्रेस रहेगा, है ना। तो आपको रोज एक टू डू लिस्ट आपके सामने होनी चाहिए। आज का काम आज अगर आप कंप्लीट करके निकलते हैं, और प्रायोरिटाइज भी करना पड़ेगा कि दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब, दिस अ लिटिल लेस इम्पॉर्टेंट जॉब विच कैन बी डन टुमारो एज वेल। ये नहीं है कि मुझे अगर आज करना है तो फिर आज ही सब कुछ खत्म करके जाना है, नहीं, मुझे वो भी देखना पड़ेगा कि आज तक का इतना जस्टिस जितना ज़रूरी था वो मैंने किया। अब यू स्विच ओवर टू फैमिली नाउ, whatever the office baggage is there, वो घर के बाहर ही कहीं आपने चप्पल उतारी, आपने अपने गाड़ी की कीज रखी, तो वो उस स्ट्रेस को भी वहीं छोड़ दीजिए बाहर। क्या बात है। एंड देन यू एंटर योर हाउस विद अ स्माइल, विद अ न्यू ज़ील। अपनी ज़िंदगी में उमंग हमेशा बनाए रखिए। वो जो फ्रस्ट्रेशन है उसको घर तक मत लाइए। कभी कभी घर में भी कुछ बात हो सकती है तो उसको ऑफिस तक मत ले जाइए, उसको भी वहीं कहीं रेड लाइट पे ही छोड़ दीजिए। रेड लाइट्स इसीलिए बनी होती है, हमें डिले करने के लिए नहीं होती। आप देखते हैं रेड लाइट पे भी लोग हॉर्न देंगे और फ्रस्ट्रेटेड हो रहे होंगे। अरे भाई सांस ले लो 5 मिनट। हाँ, कितनी देर की होती है? 1 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट जी, है ना। तो सांस ले लो, थोड़ी डीप ब्रीदिंग कर लो, थोड़ा अपने से आगे कंटेम्पलाइज कर लो कि अब ऑफिस पहुंचकर क्या करना है या घर पहुंचकर मेरा पहला क्या टास्क होगा। एंजॉय दैट टाइम ऑल्सो, व्हाई नॉट। ओके, और बहुत अच्छी बात आपने कही भी, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी यही कहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री नरेंद्र मोदी जी की, फिट इंडिया, क्योंकि फिट इंडिया तो हिट इंडिया। तो एक बार तालियां जोरदार बनती है ना जी। एक और हमारे बीच में युवा साथी आए हुए हैं, माइक पकड़ा हुआ है, सवाल पूछना चाह रहे हैं जी, अपना सवाल पूछें प्लीज। हेलो मैम, मेरा नाम महिमा कुमारी है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके ड्रीम्स क्या हैं? महिमा, ड्रीम्स क्या हैं? महिमा का ड्रीम क्या है? नहीं मैम, आपके ड्रीम्स क्या है? आपका क्या ड्रीम है? आपका ड्रीम क्या है? आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर बनना, उसके लिए कोर्सेज हैं इग्नू के पास में, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, आप पढ़ना है, आप बन सकते हैं। कोर्सेज भी है और उसके लिए मेहनत भी करनी है ना। जो भी करना है, पुट योर माइंड, बॉडी एंड सोल टुगेदर। जो भी कर रहे हैं पूरे तन मन से कीजिए। और जहाँ तक हमारे ड्रीम्स की बात है, तो बचपन में तो मैं, जैसा मैंने कहा कि इवन आई एस्पायर टू बी टू बी इन सिविल सर्विसेज, पर ऐसा कुछ वो नहीं था। ज़िंदगी हमारे लिए बहुत ओपन थी, बिजनेस क्लास फैमिली थी, तो ऐसा कोई सर्विस एनवायरनमेंट नहीं था। और हमारे जो फादर थे, वी आर 4 सिस्टर्स एक्चुअली, और पापा ने जो हमको अपब्रिंगिंग दी वो बहुत ही एक ओपन माइंडेडनेस के साथ दी। हमें कभी नहीं लगा कि हमारे घर में भाई नहीं है या कोई ऐसा मेल मेंबर नहीं है, या हमें किसी की तरफ देखना है अपने किसी सपने को पूरा करने के लिए। उन्होंने हमेशा हमें ऊंचे सपने दिए और उनको पूरा करने के लिए वो प्रॉपर एनवायरनमेंट भी दिया। बचपन से ही पापा का जो बिजनेस था, तो हमें चाबी दे दी जाती थी कि जाइए आप जाके शॉप को खोलिए और कस्टमर्स को डील कीजिए और उसको हैंडल कीजिए। तो वो कहीं 6-7 से ही कहीं ना कहीं वो बिज़नेस का वो डाल दिया। उसके साथ स्किल्स दे दी बहुत सारी कि जो भी करना है, ड्राइविंग स्किल्स, गोइंग आउट, हमारे पर किसी तरह की कोई रोक ऐसा एज सच थी नहीं। बीइंग अ फैमिली ऑफ गर्ल्स ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो जो हमें एक खुला उन्मुक्त वातावरण मिला, वो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी को शेप करता चला गया। और कॉलेज के बाद जैसे जैसे आते गए अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि ये तो था कि कुछ करना है और जो भी करना है वो मीनिंगफुल करना है, जिससे कि हम दूसरों की लाइफ पे कुछ इम्पैक्ट डाल सकें, किसी को कुछ मीनिंगफुल बना सकें। अगर एक दिन में हमारी वजह से एक जने के भी फेस पे स्माइल है तो समझिए कि आज का दिन सक्सेसफुल है। क्या बात है, आज बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तालियां जोरदार होनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ उत्सुकता और है ना, माइक पकड़ा हुआ है, तो मैं अपने क्वेश्चन से पहले मैं आपके पास आना चाहता हूँ। कितना प्यारा छोटा सा बच्चा मैम कुछ जानना चाहता है शायद आपके बारे में। जी बेटा बताइए, पूछिए। हेलो मैम, मेरा नाम आशिक है और मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि 12th के बाद हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए? 12th के बाद अभी से चिंता है? देखिए आजकल बच्चे कितने मतलब करियर ओरिएंटेड हो गए हैं, अभी से उसको 12th की चिंता है। जी मैम। कौन सी क्लास में है अभी आप? 4th स्टैंडर्ड में। तो यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो।
लेकिन अच्छी बात है कि आपको अभी से चिंता है कि मुझे क्या करना चाहिए। बहुत सारे एरियाज़ हैं एनालाइज करना 10th के आसपास कि आप करना क्या चाहते हो, व्हाट इज़ इट दैट यू लव द मोस्ट। ओके, आपको साइंस पसंद है, आपको आर्ट्स पसंद है, आपको मैथमेटिक्स पसंद है, आप टीचिंग में जाना चाहते हो, आप रिसर्च में जाना चाहते हो, क्योंकि आजकल के बच्चों के पास बहुत सारे चॉइसेस हैं और इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा कन्फ्यूजन भी है। तो अपनी माइंड के अंदर क्लैरिटी रखना कि आप क्या करना चाहते हो और उसके बाद अपने फील्ड को अपनी पूरी अलर्टनेस के साथ, अपनी चॉइस के साथ और आप किस फील्ड में अच्छा कर रहे हो उससे चूज़ करना। और ज़िंदगी में भगवान जी आपको कहाँ ले जाते हैं या डेस्टिनी आपको कहाँ ले जाती है उस पर भी हमेशा बिलीफ रखना है ना। ज़रूरी नहीं है कि हमने जो रास्ता चुना हो हम उस पर चलते चलते कभी कभी डाइवर्जन भी आ जाता है, तो उस डाइवर्जन के लिए लाइफ में एक्सेप्टेबिलिटी भी रखना है ना। और आजकल हम देखते हैं कि आपने ग्रेजुएशन तो किया टेक्नोलॉजी में, आई हैव एग्जाम्पल इन माय ओन फैमिली, लेकिन अब वो फिनेंस के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन शौक बिल्कुल अलग है तो किसी और चीज़ को परस्यू कर रहे हैं। तो लाइफ के अंदर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं हमारे पास, तो जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएँ उनको मिस नहीं करना है ना। अभी आप बहुत छोटे हो, लेकिन लाइफ में ये ध्यान रखना कि 3 चीज़ें, हमारे जो गुरुजी हैं वो कहते हैं कि बच्चों को जो है वो 3 चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, अवॉइड बैड कंपनी, बैड फूड एंड बैड थॉट्स। ओके, इन तीनों चीज़ों का अपने लाइफ में हमेशा ध्यान रखना कि जो भी मैं खा रहा हूँ क्या वो मेरे को बल, बुद्धि और शक्ति दे रहा है। क्योंकि पहला गलत खाना या पहला ड्रिंक कह लो, पहला फैक्ट कह लो, कोई भी बच्चा अपने पैसे से नहीं करता, कोई ना कोई दोस्त मिल जाता है, यार ले ले क्या फ़र्क पड़ता है, और वो कब आपकी हैबिट बन जाता है ना। आप देख रहे हो ना यूथ कहाँ जा रहा है। तो सबसे पहले अपने को बैड फूड से बचाना, बैड कंपनी, क्योंकि बैड कंपनी ही आपको बैड तरफ लेकर जाएगी। ही इज़ अ ब्रेव मैन हु कैन से नो, आपको नो कहना आना चाहिए, ये मेरे लिए नहीं है, ये मैं नहीं करता हूँ, है ना। और उसके बाद बैड थॉट्स सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब हम कह रहे थे ना कि अपने आप से प्यार करो, इसका मतलब यही है कि कोई भी नेगेटिव थॉट उसको तुरंत डिस्कनेक्ट करो अपने माइंड के अंदर से और बोलो कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, रॉन्ग नंबर। क्योंकि क्या होता है, मन तो बिना पर्स और चप्पल के अमेरिका तक घुमा लाता है हमको, है ना। आप यहाँ बैठे हो सबके सब, लेकिन माइंड में तो किसी के कॉलेज होगा, किसी की फैमिली होगी, किसी का कुछ और चल रहा होगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि जो थॉट्स मेरे अंदर आ रहे हैं वो पॉजिटिव है या नहीं है, गुड है या नहीं है, देन नथिंग कैन स्टॉप यू इन लाइफ। क्या बात है मैम, तालियां आपके लिए तो बनती हैं क्योंकि आप हमें आज बहुत इंस्पायर, मोटिवेट कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं हम सब लोग एक बार इनके लिए भी तालियां बजाएं, इतनी छोटी सी उम्र में। अभी से इनको परवर, नाम बड़ा आपका प्यारा है, आशिक। क्या बात है, नाम बहुत अच्छा है आपका। आप और कोई पूछना चाहता है कोई सवाल मैम से? क्योंकि बहुत सारा मैं देख रहा हूँ कि एक जिज्ञासा है कि मैम से मैं ये भी पूछूं। जी जी जी, पूछिए। हेलो मैम, आई एम लवीना और मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि पढ़ाई तो सब कर लेते हैं पर पढ़ाई के साथ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी लेके चलो, तो क्या ये बात सही है कि हमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी लेके चलनी है या फिर सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान देना है? नहीं, बिल्कुल लेकर चलनी है। अभी बैलेंस की बात कर रहे थे हम लोग, वर्क लाइफ बैलेंस, क्या पर्सनालिटी में भी तो बैलेंस होना चाहिए हमारी, है ना। तो पढ़ना तो है ही, है ना। कहते हैं कि अगर आप सिर्फ पढ़ते रहते हो तो कहीं ना कहीं डलनेस भी आ सकती है। तो लाइफ के अंदर आउटडोर गेम्स बहुत ज़रूरी हैं। लाइफ के अंदर योगा, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। उससे क्या है कि दैट कीप्स योर माइंड ऑल्सो साउंड, है ना। एक हेल्दी बॉडी के अंदर एक हेल्दी माइंड डेवलप करेगा। और पढ़ने के लिए आपको माइंड को, अपनी बुद्धि को, अपने इंटेलेक्ट को डेवलप करना होता है। तो उसके लिए अपने हेल्थ को, अपने फिटनेस को ध्यान देना है। और उसके लिए आप अपना कोई भी जो चॉइस है, आपको योगा पसंद है, आपको कोई गेम पसंद है, आउटडोर गेम्स ज़रूर खेलिए। माइंड के लिए इंडोर गेम्स भी खेलिए, बट आउटडोर खुली हवा में सांस लेना बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए, है ना। तो कोई ना कोई ऐसा पैशन ज़रूर होना चाहिए जो कि हमें घर से बाहर लेकर जाए। और कुछ नहीं है तो आधा घंटा वॉक करके आइए रोज़। कुछ नहीं कर सकते वो तो हम कर ही सकते हैं, है ना। अपने लिए समय निकालिए और अपने फिटनेस के लिए, अपने हेल्थ के लिए। और ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं स्कूल में, जो पीटी है, आप देखिए वो कितना ज़रूरी है। अभी बुजुर्गों को कहते हैं कुछ नहीं कर सकते तो पीटी के ही 4-5 जो एक्सरसाइजेज हैं वो आप कर लीजिए। उससे क्या है कि आपका माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन बना रहता है।
तो yes, they are equally essential, okay, equally essential, but again balance has to be there. क्या बात है। अब बिफोर आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा करिकुलर के साथ साथ में दूरदर्शन को भी देखते रहिए क्योंकि ये रोचक जानकारियाँ आपसे शेयर होती हैं, इस तरह के प्रोग्राम आपको मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, और जो ये आपकी क्वेरीज है, बहुत सारी क्वेरीज होंगी, उनके आंसर्स आपको इस तरह के प्रोग्राम्स में मिलते हैं। और दूरदर्शन तो हमेशा से ही इस तरह के प्रोग्राम्स आपके लिए लेता आता रहा है और आगे भी लेता आता रहेगा। ताली एक बार जोरदार दूरदर्शन टीम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नमस्कार मैम, मेरा नाम अंजलि शर्मा है और मैम मेरा क्वेश्चन है कि जो हम जॉब्स करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में, तो मैम अच्छी कौन सी जॉब्स होती हैं स्टूडेंट्स के लिए और भी युवाओं के लिए? नहीं मैम, आगे पढ़ाई करते हैं उसके लिए। देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है बट इट्स अ गुड क्वेश्चन। डिपेंड करता है, गवर्नमेंट जॉब्स तो लिमिटेड होते हैं ना, हर कोई तो आप देखिए कि आईएएस नहीं बन पाएगा, आईपीएस नहीं बन पाएगा, या अगर हम लोअर मिडिल लेवल पे भी देख लें या लोअर लेवल पे भी देख लें कि तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस तो लिमिटेड हैं, है ना, तो उसके लिए जो है जॉब्स भी लिमिटेड है और कंपटीशन भी हाई है ना, तो उसके लिए हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फाइट करने पड़ेंगे, प्रिपेयर करना पड़ेगा। और जहाँ तक प्राइवेट जॉब्स का सवाल है तो उसके लिए बहुत सारे, इंडिया में तो इतना डेवलपमेंट हो रहा है, तो बहुत सारे कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल्स हैं जो हमें जॉब्स ऑफर कर रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि प्राइवेट में थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ता है, वर्क ओरिएंटेड हमको ज़्यादा होना पड़ता है, लेकिन अगर हम प्रोफेशनल हैं और जैसा कि अभी कहा था कि कंसंट्रेशन के साथ अगर हम अपना काम करते हैं तो वहाँ पर भी हम अपनी जगह बना लेते हैं, है ना, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब है चाहे वो प्राइवेट जॉब है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा है उसके अंदर, है ना, तो हमें अपने ऊपर नज़र रखनी है। गवर्नमेंट में आप देख सकते हैं थोड़ा सा स्लैकिंग हो सकता है, कुछ स्लो वर्कर्स हो सकते हैं और उतना ज़्यादा पनिशमेंट लेवल हाई नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको सबसे पहले कौन पनिश करता है? आपका अपना वाला, अंदर वाला, है ना, आपकी अपनी आवाज़ कि आज मैंने कुछ ना कुछ जस्टिस नहीं किया है। और इन दोनों को भी अगर छोड़ दो तो बेस्ट है सेल्फ एम्प्लॉयड होना। वाई डू यू हैव टू बी अ जॉब सीकर? वाई कांट यू बी अ जॉब क्रिएटर? हम कुछ ऐसा सोचें कि हम दूसरों के लिए भी यूज़फुल हो सके और अपने लिए भी यूज़फुल हो सके। आप देखिए छोटे छोटे एंटरप्राइजेस से शुरू कर आज लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं, है ना, तो जो भी करेंगे अगर हम अपनी पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ करेंगे, सर्विस को ध्यान में रख के करेंगे और क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो हमें नथिंग, कुछ भी रोक नहीं सकता है लाइफ में, सक्सेस हमारे साथ है ही है। और ज़िंदगी कहाँ ले जाए, हम सिर्फ कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते रह जाएं और पता चले कि बहुत अच्छे प्राइवेट जॉब्स आजकल तो मिल रहे हैं, वेरी गुड पेइंग जॉब्स आपको मिलते हैं, प्लेसमेंट्स इतने अच्छे अच्छे कॉलेजेस में भी होते हैं, तो जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिले उसको ग्रैब करिए और ये मत सोचिए कि ये काम छोटा है और ये काम बड़ा है, या मुझे डेस्क जॉब करना है, मुझे स्किल नहीं करना है, बल्कि जो भी आप बेस्ट कर सकते हैं उसको करिए और सीखिए। हर जॉब आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है ना। सिर्फ जॉब ही नहीं, आप जैसी पर्सनालिटीज़ भी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं कि देखिए कैसे डेडिकेशन के साथ में करें, कैसे डिटरमाइंड रहें। अच्छा ममता मैम, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा था, क्योंकि अभी प्राइवेट जॉब की बात हुई, गवर्नमेंट जॉब की बात हुई, आज के इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में लाइफ स्किल्स को लेकर भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात होती है और इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। मेरा दो सवाल हैं आपसे, इसका आपकी अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की तो कितना आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, और दूसरा इग्नू लेवल पे किस तरह से लाइफ स्किल्स के कोर्सेज को चलाया जा रहा है? जी, लाइफ स्किल तो बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर हमें आगे बढ़ना है तो, क्योंकि डिग्री सिर्फ काम नहीं आती है, लेकिन उसके अंदर जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, आपने क्या सीखा और उसके लिए आपके रीडिंग हैबिट्स, आपके राइटिंग हैबिट्स, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब चीज़ें अच्छे होना बहुत ज़रूरी है। रोज़ कुछ ना कुछ 5 नए शब्द सीखिए, चाहे हिंदी के चाहे अंग्रेजी के, है ना, आपकी हिंदी और अंग्रेजी दोनों पे मास्टरी होनी चाहिए। वोकैबुलरी बढ़ेगी आपकी। मातृभाषा क्या है? हिंदी है, तो वो तो मुझे कम से कम आनी ही चाहिए और उसमें तो कम से कम मुझे प्रवीण होना ही चाहिए, है ना, और उसके साथ साथ इंग्लिश भी हमारे आजकल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी आनी ही चाहिए, और उसके साथ साथ आपके जो रीजनल लैंग्वेज है और कोई फॉरेन लैंग्वेज, आप देखिए कि पर्सनालिटीज़ को देखिए 30-30 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली बोल सकते हैं लोग, है ना,
तो कम से कम 2 या 3 लैंग्वेजेस पे तो मेरी मास्टरी होनी चाहिए। तो रीडिंग, राइटिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स ये हमारे अंदर होने चाहिए। हाउ टू प्रेजेंट माई सेल्फ, है ना, सिर्फ अपने एक्सटर्नल उस पे अपीयरेंस पे ध्यान मत दो, वो आपका एक प्लीजिंग होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ आपके पहले 5 सेकंड ही सामने वाले पे इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद इन्फ्लुएंस करता है योर वे ऑफ स्पीकिंग, योर वे ऑफ टॉकिंग, योर वे ऑफ सिटिंग, योर वे ऑफ गेटिंग अप, हाउ यू कैरी योर सेल्फ, वो इम्पॉर्टेंट है। तो सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंसेस पे मत जाइए, लेकिन अपने इनर क्वालिटीज को भी आपको डेवलप करना है, उस पर बहुत ध्यान दीजिए। नए लैंग्वेजेस सीखिए, रोज कुछ नया पढ़िए, वो आपको सिखाएगा कुछ ना कुछ। अगर पढ़ते हैं तो एक डिक्शनरी पास में रखिए। हम लोग के टाइम तो वी हैड टू कैरी अ थिक वन, अभी तो फोन में एवरीथिंग इज अवेलेबल, तो यूज इट एंड ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स इन लाइफ। ओके, तो चलती रहे ज़िंदगी, तो न्यू थिंग्स भी चलती रहे ज़िंदगी में, जिससे कि हमारे अंदर के जो एडवांसमेंट्स हैं वो होते रहें। मुझे लग रहा है कि इंतज़ार हो रहा था ना कि बस सर आप का क्वेश्चन आप बाद में ले लीजिएगा, मैं अपना ले लेता हूँ, है ना, तो ले लीजिए, आप अपना क्वेश्चन ले लीजिए। So ma'am, my name is Siddharth Verma and I want to ask you, as IGNOU provides open distance learning, so how can open distance learning provide advantages over online learning? देखो सिद्धार्थ, जब हम ओपन डिस्टेंस लर्निंग की बात करते हैं तो पहले जब शुरू हुआ था ये सिस्टम तो कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन, और अगर हम पहले बात करें तो महाभारत का एग्जाम्पल हमने पहले भी किया। आज भी हम कहते हैं एकलव्य को हम पहला डिस्टेंस लर्नर कहते हैं, क्योंकि उसने जो भी शिक्षा ग्रहण की वो टीचर के सामने नहीं, अपने आप अपनी प्रैक्टिस के साथ गुरु की मूर्ति बनाकर और उसने उस शिक्षा को ग्रहण किया, तो उसको हम हिस्ट्री में पहला डिस्टेंस लर्नर कह सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आई कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन, उन लोगों के लिए जो कि रेगुलर कॉलेज अटेंड नहीं कर सकते थे, उनको लेसन्स बना के बाय पोस्ट भेज दिया जा करता था, और फिर उनका एट द एंड ऑफ द ईयर एग्जाम ले लिया जाया करता था। कुछ प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स के लिए उनके कुछ क्लासेस वगैरह लगाए जाते थे। उसके बाद जैसे जैसे डेवलप हुआ तो फिर हम आए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड पे, जिसमें मल्टीमीडिया को भी साथ में जोड़ा गया। दूरदर्शन पे क्लासेस होने लगी, रेडियो के ऊपर क्लासेस होने लगी, कुछ कैसेट्स उनको भेजे जाने लगे, है ना, कुछ वीडियोस उनको भेजे जाने लगे। तो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में रिटन टेक्स्ट के साथ साथ उनको कुछ क्लासेस फेस टू फेस मोड में कराए जाने लगी, और उसके बाद धीरे धीरे जो है कुछ ना कुछ मल्टीमीडिया का कंपोनेंट उसके अंदर डाला जाने लगा। फिर अब आ गया है ऑनलाइन लर्निंग, और कोविड में तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, क्योंकि वो एक ऐसा समय था हम सबके लिए जो हमें बहुत कुछ नया सिखा कर गया, है ना। इट वॉज लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ऑल्सो, हम कह सकते हैं। टफ टाइम था, लेकिन टफ टाइम जो है वो लास्ट नहीं करता है, टफ पीपल लास्ट करते हैं, और लर्निंग भी लेके जाता है, और वो हमको बहुत कुछ टफ सिखा के जाता है ना। तो इस बात पे तालियां बनती है एक बार। जी मैम। तो उस दौरान ऑनलाइन लर्निंग पे शिफ्ट हो गया, है ना। बहुत सारे ऐसे नए प्लेटफॉर्म्स आ गए जिसमें टीचर दूर रहकर भी स्टूडेंट्स को वर्चुअली मीट कर सकता है, और हम देखते हैं कि अब ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग को ऑनलाइन लर्निंग ही कहा जा, मतलब दोनों मोर और लेस एक जैसे ही हो गए हैं। और इग्नू में भी जो भी फेस टू फेस काउंसलिंग थी वो भी एक रेशियो तय कर दिया गया कि 60% ऑनलाइन, 40% फेस टू फेस, इस तरह से क्लासेस हो रहे हैं। प्रैक्टिकल्स भी बहुत सारे जो हैं, नए नए टूल्स आ गए हैं, उनके द्वारा लैब्स भी, वर्चुअल लैब्स भी एस्टैब्लिश होने लगी हैं, तो वो भी ऑनलाइन होता चला जा रहा है। बट इट्स अ ग्रेट टूल, बट अगेन टीचर इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, है ना। कोई भी चीज़ जो है वो एक लाइव टीचर की जो है वो जगह कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि वो सिर्फ आपको बुकिश नॉलेज नहीं देता, आपको लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ सिखाता है। जैसे तो कि आज आपसे हमें बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। तालियां एक बार जोरदार मैम के लिए। जी, हाथ मैंने देख लिया था, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, आपने कहा हाँ। नमस्कार मैम, मेरा नाम कुलदीप शर्मा है। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि इग्नू में अभी वर्तमान में कौन से कौशल आधारित पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, और उसमें विद्यार्थी किस प्रकार आवेदन कर सकता है, आप इसके बारे में बताइए। जब हम इग्नू की बात करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, ये नेशनल यूनिवर्सिटी है विद इंटरनेशनल कैरेक्टर, और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो डायरेक्टली स्किल से जुड़े हुए हैं। अभी हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, अगर छोटा सा ही लें तो वी हैव अ सर्टिफिकेट इन कम्युनिकेशन स्किल्स, वी हैव अ डिप्लोमा इन क्रिएटिव राइटिंग ऑफ इंग्लिश, वी हैव अ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसमें इस सेशन में सिर्फ इस एक प्रोग्राम में 20,000 से ज़्यादा एनरोलमेंट हुआ है हमारे यहाँ।
वाओ, So, नंबर्स देखिए इस तरह के प्रोग्राम्स हैं जो आपको डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ते हैं। MSc इन डाइटेटिक्स एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट, MA साइकोलॉजी क्लिनिकल के अंदर या काउंसलिंग एंड गाइडेंस के अंदर। तो ये ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको यूज़फुल बनाते हैं और आपके जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको बढ़ाते हैं। कंप्यूटर स्किल्स, वी हैव अ BCA, वी हैव अ MCA, वैदिक स्टडीज़, संस्कृत, ये लैंग्वेजेस भी आजकल बहुत डेवलप कर रही हैं और इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं हम लोगों के लिए आगे बढ़ने के लिए। तो आपके अपने एरिया ऑफ चॉइस के हिसाब से आप कोई ना कोई स्किल ओरिएंटेड कोर्स, अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इस तरह के कोर्सेज भी आपको इग्नू में मिलेंगे। तो आपका जिस तरफ भी इंक्लिनेशन है आप अपने चॉइस का कोर्स ढूंढ सकते हैं। इग्नू के एडमिशन्स के लिए ऑनलाइन एडमिशन्स हैं। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। उसके अंदर समर्थ पोर्टल पे जब जब एडमिशन्स होते हैं वो आ जाता है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप गूगल पे भी डालेंगे इग्नू एडमिशन तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से, ब्राउजिंग के माध्यम से भी आप इग्नू तक पहुंच सकते हैं। क्या बात है, तालियां एक बार जोरदार मैम के लिए प्लीज। सो एक गर्ल भी बैठी हुई है, विमेन एम्पावरमेंट, सो प्लीज सवाल पूछ सकते हैं। My name is Bhumi Jain. I want to ask how AI can be helpful in the future of education. भूमि ने क्वेश्चन भी पावरफुल पूछा है। AI आजकल तो हुआ है इसका। भूमि टेक्नोलॉजी जो है और खास करके AI की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे हाथ में एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह है, दो धारी तलवार है और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसा कि हम कह रहे थे, वर्चुअल AI के मदद से हम लोग वर्चुअल लैब्स, वर्चुअल टीचर्स, सब वर्चुअल स्टूडेंट्स, वर्चुअल लेसन्स, आपके प्रोजेक्ट भी आप डालते हैं और प्रेजेंटेशन बनकर आ जाता है। सो कहीं ना कहीं यूज़फुल है, लेकिन कहाँ तक यूज़फुल है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हंसी हमें इसलिए आई ना, पोल खुली कहीं ना कहीं है ना, इसलिए हंसी आई कि ऐसा लगता है प्रोफेसर्स को कहाँ पता चलता होगा, वो भी पढ़ लिख करके यहाँ पहुँचे हैं। ताली अपने लिए हो जाए एक बार जोरदार। जी मैम। जी, तो हमें ये ध्यान रखना है कि अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस, पर्सनल लर्निंग एक्सपीरियंसेस को भी इम्पॉर्टेंट रखना है और डिपेंडेंट नहीं होना है, इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। ओके, तो डिपेंडेंट नहीं होना है और अपनी स्किल्स को भी यूज़ करना है, उसको आप एज ए एडवांटेज ले सकते हैं बट फुल्ली उस पर रिलाई नहीं करना है। सपोर्ट सिस्टम की तरह, सपोर्ट सिस्टम की तरह आप इसको ले सकते हैं। हेलो मैम, माय नेम राहुल शर्मा। आपका फेवरेट फूड कौन सा है मैम? फेवरेट फूड कौन सा है? अभी मैंने कहा ना, खाना वो खाना चाहिए, हमारे जो गुरुजी हैं वो कहते हैं जो आपको बल, बुद्धि और शक्ति दे, है ना। तो हेल्दी फूड, फ्रूट्स मेरे फेवरेट हैं और मैंगोज एंड पेयर्स एंड एप्पल्स आई लाइक द मोस्ट। लेकिन फिर भी घर का बना हुआ और जो हमारा ट्रेडिशनल फूड है, अगर हम राजस्थानी खाने की बात करें तो कभी कभी दाल बाटी भी अच्छा लगता है। क्वेश्चन मतलब मुंह में पानी लाने वाला था आपको। ताली हो जाएगा मैम के लिए। माइक यहाँ पर पहले पकड़ लिया गया कि अब आपसे पहले क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, तो आप क्वेश्चन पूछ लीजिए फिर मैं पूछूंगा। जी। हेलो मैम, माय नेम इज़ युवराज सिंह चौहान एंड माय क्वेश्चन इज़ हु इज़ योर इंस्पिरेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन? आपकी इंस्पिरेशन कौन है? बड़ा फेमस नाम है आपका, मुझे कोई याद आ गया आपके नाम से ही। नहीं, मैम से क्वेश्चन है। जी मैम। इंस्पिरेशन तो बहुत सारे लोग इंस्पायर करते हैं। अगर हम देखें तो माय ओन प्रोफेसर रमेश अरोड़ा, हमारे जो स्पिरिचुअल गुरु हैं, उन्होंने बहुत कुछ ज़िंदगी के बारे में हमें सिखाया। लेकिन अगर हम बात करें तो स्वामी रामतीर्थ ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। ही वॉज़ अ ग्रेट मैथमेटिशियन, प्रोफेसर है मैथमेटिक्स के, लेकिन उसके साथ साथ उनका जो स्पिरिचुअल लेवल था वो भी उतना ही हाई था और किस तरह से वो डिवोटेड थे अपने स्टूडेंट्स के लिए और अपने रिलीजन के लिए, अपने गोल के लिए, वो बहुत इंस्पायर किया। विवेकानंद को हम पढ़ते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और अगर हम रीसेंट बात करें तो कलाम साहब हमारे इंस्पिरेशन है कि वंस अ टीचर ऑलवेज अ टीचर। इवन व्हेन ही वाज इन द राष्ट्रपति भवन, बेसिकली वो एक टीचर ही थे और वो भी हमेशा अपनी जेब में भागवत गीता रखते थे इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ मुस्लिम प्रेसिडेंट। और कोई उनसे मिलने जाता था तो उसको भी वो गीता प्रेजेंट करते थे। तो ही इज़ अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर मी। मैम एक सवाल आपकी निजी जिंदगी से पूछना चाहता हूँ मैं। खाने की बात हो गई, एक सिंगिंग की अगर हम बात करें तो किस तरह के गाने आपको पसंद हैं? कोई आपके फेवरेट सिंगर हो, उनके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए प्लीज़। गाने, म्यूज़िक मुझे पसंद है और आई लाइक लिसनिंग टू म्यूज़िक।
गाने मूड भी मुझे रिफ्रेश करता है, लाइट भी रिफ्रेश करता करता है और मोटिवेशनल और रोमांटिक दोनों ही सॉन्ग्स मुझे बेहद पसंद आते हैं। किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार या जीवन चलने का नाम मन्ना डे साहब मुझे बेहद पसंद है। और आपने रोमांटिक जैसे शब्द बोला, यहाँ से मुझे हंसी की आवाज सुनाई देगी थी, बहुत तेज वाली। रोमांस विद योर ओन लाइफ है ना, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। अब प्यार तो जिंदगी में बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिज्म के साथ जोड़िए। उसको सिर्फ देह के तल पर नहीं रहने दीजिए। आप सब ग्रोन अप बच्चे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज़ रियल लव। इट्स नॉट अ टू वे ट्रैफिक, इट इज़ जस्ट गिविंग, है ना। इट्स ऑलवेज गिविंग, इट्स ऑलवेज अ वन वे ट्रैफिक। ओके, आप जितना देंगे तो उससे कितना गुना होकर आपके पास आएगा आपको खुद भी नहीं मालूम चलेगा। ओके, दैट इज लव। लव इज सैक्रिफाइस, लव इज समथिंग, अ गुड फीलिंग फॉर समवन एल्स, है ना। इट्स नॉट दैट जो आप मूवीज़ में देखते हैं या जो आप सीरियल्स में देखते हैं, उसको रोमांस को उससे मत रिलेट कीजिए। रोमांस को अपने लाइफ के गोल्स के साथ, यू हैव टू बी रोमांटिक अबाउट योर ओन लाइफ, योर ओन गोल्स, है ना। उनसे जब आपको इश्क होएगा ना, तब आप वहाँ तक पहुँचेंगे। और किसने, मीरा ने किससे इश्क किया, कबीर ने किससे किया, देखिए पढ़िए। तो बहुत ही मतलब मैम ने जो बात कही, आपने जो बात कही मैम, बहुत अच्छी बात है कि आप प्यार अपने आप से करें और उन चीज़ों से करें जो आपको आगे बढ़ा सकते हैं। आपसे बात करते जाएं, यहाँ से क्वेश्चन आते जाएं, यहाँ से क्वेश्चन आते जाएं, मन तो बड़ा करे लेकिन समय हमें कहीं ना कहीं रोकता है। एक बार मैम के लिए तालियां जोरदार बनती हैं, बहुत ही अच्छी बातें आज हमें सिर्फ सीखने को नहीं मिली है बल्कि जहन में डालने को मिली है कि किस तरह से एक पर्सनालिटी ओवरऑल बनती है, क्या क्या चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ज़रूरी हैं, किस तरह से वर्क लाइफ बैलेंस करना चाहिए और किस तरह से ज़िंदगी चलती रहे ज़िंदगी कैसा होना चाहिए। और हमारे युवा साथियों के लिए भी तालियां एक बार ज़ोरदार होनी चाहिए। जैसा कि अभी आपने बताया मैम आपके फेवरेट सिंगर है, हमने पता किया था कि आपके फेवरेट सिंगर कौन है, तो दूरदर्शन परिवार की ओर से हम आपको और आपके हस्बैंड को एक गाना डेडिकेट करते हैं और उसी के साथ में आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। चलिए आए एंजॉय करते हैं इस गाने को।